नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सवाल 10 बजे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब एक ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसने पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हालिया आकलन में आशंका जताई गई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले कुछ वर्षों में किसी नाटो देश पर सीमित हमला कर सकते हैं और यह हमला पूरी जंग छेड़ने जैसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा कदम हो सकता है जो नाटो की एकजुटता और उसके सबसे अहम सिद्धांत आर्टिकल 5 को परखे। आर्टिकल 5 साफ कहता है किसी एक नाटो सदस्य पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इसलिए अगर बाल्टिक देशों या पोलैंड पर कोई सीमित सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका असर पूरे यूरोप और अमेरिका तक जा सकता है। अमेरिकी आकलन के मुताबिक रूस लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड जैसे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति अपना सकता है। तो खतरा सिर्फ टैंकों और मिसाइलों का नहीं है, साइबर अटैक, ड्रोन घुसपैठ और हाइब्रिड वॉरफेयर को भी संभावित हथियार माना जा रहा है। और इसी बीच जर्मनी से आई एक घटना ने चिंता और बढ़ा दी है। तो एक एयरपोर्ट के कार्गो इलाके में विस्फोटक से लैस ड्रोन मिलने की खबर ने यूरोप की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। जर्मनी के गृह मंत्री ने इसे नया खतरा बताया है और विदेशी ताकतों की भूमिका से इनकार नहीं किया है। पिछले महीनों में रोमानिया, पोलैंड और अब जर्मनी में ड्रोन से जुड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सिर्फ अलग अलग हादसे नहीं, बल्कि रूस और नाटो के बीच बढ़ते हाइब्रिड संघर्ष का संकेत हो सकते हैं। इस पूरे संकट के बीच एक और चिंता सामने आई है, अमेरिका के हथियार भंडार पर बढ़ता दबाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल इंटरसेप्टर के स्टॉक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर अमेरिका को एक साथ यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया में रणनीतिक संतुलन बनाए रखना पड़ा तो नाटो की तैयारियों पर उसका असर पड़ सकता है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशें फिलहाल ठप है, नागरिकों की मौतें बढ़ रही हैं और तनाव लगातार गहराता जा रहा है। तो क्या पुतिन नाटो की ताकत को परखने की तैयारी कर रहे हैं? क्या बाल्टिक देश और पोलैंड अगला रणनीतिक मोर्चा बन सकते हैं? और क्या ड्रोन, साइबर अटैक और सीमित सैन्य कार्रवाई तीसरे विश्व युद्ध से पहले की नई चेतावनी है? तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है नाटो पर, आखिर ये खतरा क्यों मंडरा रहा है? क्या इसे नया खतरा माना जाए? और अगर एक नाटो देश पर हमला होता है तो क्या सभी देशों पर ये हमला माना जाएगा नाटो से जो जुड़े हुए हैं? तो कुल मिलाकर यही जो एक बड़ा सवाल है अब वो उठने लगा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की चेतावनी जिस तरह से सामने आ रही है तो पुतिन सीमित हमला कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। नाटो की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं, कितनी एकजुटता नाटो दिखाएगा? वहीं समझिए कि आर्टिकल 5 क्यों अहम है और क्या आता है इसके अंतर्गत। तो इसमें देखिए, अगर एक सदस्य पर हमला होता है तो सभी पर हमला माना जाएगा, यानी किसी देश पर अगर अटैक किया जाता है तो बाकी देश जो कि नाटो से जुड़े हुए हैं उन पर भी ये हमला माना जाता है। नाटो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था होती है और ऐसे में यूरोप की सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार ही है। तो ऐसे में ये माना जाए कि जो आर्टिकल 5 है ये बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। और अलर्ट पर बाल्टिक देश भी हैं, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कौन से देश वो हैं। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड पर भी नजर बनी हुई है। तो अब ये भी हम समझेंगे कि क्या यूरोप बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? तो अशांति तो पूरे विश्व में फैली हुई है, लेकिन यूरोप को लेकर क्या कुछ संकेत है? तो देखिए, रूस की संभावित रणनीति के तहत ऐसा हो सकता है। जर्मनी में ड्रोन से सनसनी मची हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर खतरा सिर्फ आमने सामने के युद्ध का नहीं होगा, बल्कि साइबर अटैक भी यहाँ पर हो सकता है। एयरपोर्ट, कार्गो एरिया में ड्रोन देखे गए हैं, तो ड्रोन घुसपैठ भी हो सकती है। विस्फोटक से लैस होने का दावा यहाँ पर किया गया। सीमित सैन्य कार्रवाई विदेशी ताकतों पर शक भी बनाती है। तो तनाव बढ़ाओ और युद्ध से नीचे रहो, यानी लगातार जो तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन युद्ध सीधे सीधे नहीं होगा। और एक तरीका है किसी भी तरह से देश पर प्रेशर डालने का और स्थिति को असामान्य करने का। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की का रूस को बड़ा संदेश। ये बड़ी खबर आ रही है, जेलेंस्की का रूस को बड़ा संदेश। लॉजिस्टिक पर हमला किया तो जवाब मिलेगा, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। रूसी सप्लाई नेटवर्क को निशाना बनाने का संकेत दिया जा रहा है। जेलेंस्की ने रूस को ये बड़ा संदेश दे दिया है कि लॉजिस्टिक्स पर अगर हमला होता है तो जवाब भी मिलेगा, यानी कि बदले की कार्रवाई होगी। जेलेंस्की इस बात का संकेत दे रहे हैं। Логістичні наші відповіді, ми розуміємо, скільки вони втратили. У них є великі проблеми. Безумовно, вони нам б'ють по нашій логістиці, але наші люди повинні також це знати. Якщо ви подивитесь на дати, подивитесь на враження українських об'єктів, коли вони б'ють нам по логістиці, ми починаємо будувати операцію щодо знищення їх
логістичних центрів. Так воно і є. Вони, знаєте, дозволяють собі вже давно не військові цілі і повинні знати, що Україна б'є по військових цілях, але тим не менш, якщо вони будуть продовжувати, ми розуміємо всі їх слабкі місця. Логістика – слабке місце не у українців. वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये बयान दिया है कि युद्ध के बाद यूक्रेन को अमेरिका से मिलेगी बहुत मजबूत सुरक्षा गारंटी। तो कीव ने भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा जताया है और एक बार फिर से अमेरिका पर भरोसा जताते हुए यूक्रेन यहां पर दिख रहा है। वोलोदिमीर जेलेंस्की का ये बड़ा बयान है और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि युद्ध के बाद यूक्रेन को अमेरिका से एक बहुत मजबूत सुरक्षा की गारंटी मिलने वाली है। कीव ने भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को भरोसा भी जताया। Абсолютно ніхто це не гарантує і не готовий гарантувати. Гарантії Сполучених Штатів Америки, наші домовленості – це дуже сильні гарантії. तो अमेरिका पर भरोसा और ऐसे में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग पर तुर्की के विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया है। रूस यूक्रेन की जंग को लेकर यह बयान, रूस अपने आखिरी विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है, हाकान फिदान कह रहे हैं। तो तुर्की के विदेश मंत्री ने बढ़ते युद्ध को खतरनाक बताया है। मोर्चे के पीछे तक तबाही पहुंची तो अस्तित्व का सवाल बन जाता है। अक्सर वही होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा नहीं होगा। Dönüştüğü zaman konu bir savaşı kaybedip kaybetmeme meselesi değil bir cephedeki. Bir muharebeyi kaybedip kaybetmeme değil, millet olarak var olup olmamayla alakalı bir konuya gelir. Sizin elinizdeki en son imkan neyse bu sefer onu kullanırsınız. Yani burada o boyuta doğru giderse maalesef, yani şu ana kadar analizlerimiz maalesef hep haklı çıktı. Bunu Rusya'da da ziyaretim esnasında hani muhataplarımızla görüştüğümüzde o konu gündeme gelir gibi oldu. Çünkü halk artık böyle bir şey talep ediyor diye. Bunu Batılılara da söyledik. Batılılar da biliyorlar. Yani Rusya'yı bu tehlikeli bir durum açıkçası. Yani burada bizim ne yapıp edip araya girip uluslararası toplum olarak bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Yani burada çünkü olmaz denen her şey oluyor. और इसी पर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर डी.के. गुप्ता आपसे कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कमांडर भूषण दीवान जी, सर आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह के हालात अब बने हुए हैं रूस यूक्रेन को लेकर, और सीधे तौर पर यूक्रेन ये धमकी देता हुआ भी नजर आ रहा है कि अगर लॉजिस्टिक को लेकर हमला होता है तो वो रूस के लिए अच्छा नहीं होगा, एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ हालात आपको दोनों देशों के बीच बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसा नहीं लगता है गीतू जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर है काफ़ी। तो यूक्रेन रशिया इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, यूक्रेन को और बुरी तरह तबाह करना चाहता है। और क्योंकि ये कुछ भी कहें ट्रंप साहब, तो ये तो न्यूज़ है ना, काफ़ी 3/4 से ज़्यादा उनकी इंटरसेप्टर मिसाइल ख़त्म हो गई हैं। थर्ड मिसाइल्स भी, पेट्रियट भी अमेरिका की ख़त्म हो गई हैं और टाइम लगता बनाने में, इनको बहुत स्लो बनती हैं ये। तो फट से इन्होंने ईरान वॉर में खपत पूरी कर ली। तो मुझे लगता नहीं है कि यूक्रेन के ऊपर प्रेशर कम होगा। हालांकि यूक्रेन तो मैं समझता हूँ बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है, ड्रोन से 3000 किलोमीटर तक खुद के इंडिजिनस ड्रोन आत्मनिर्भर, उन्होंने वहाँ तकलीफ दी रशिया को। पर बात वही है कि इतना बड़ा देश रशिया अगर और कोने में घुसता जाएगा, कोने में उसको धकेला जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, फिर अचानक वो बड़ा कदम भी ले सकता है जो दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेंशन लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मेजर विराट मिश्रा जी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि अब अगर नेटो का मामला सामने आता है, यानी कि किसी नेटो देश पर हमला अगर करने की रणनीति बनाई जाती है रूस की तरफ से, तो फिर आगे क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या ये माना जाएगा बाकी नेटो देश भी यहाँ पर उसी कड़ी में शामिल हो जाएंगे, या आर्टिकल 5 क्या कुछ कहता है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है विराट सर से, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। ऐसे में कमांडर भूषण दीवान सर, आपसे ही ये सवाल है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब तो ये समझना होगा कि नेटो देश पर हमले की बात भी सामने आने लगी है, यानी कि जंग अब अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं पहुंची नहीं है,
ये एक्शन अगर रशिया करेगा, जी। ये एक टेस्टिंग ऑपरेशन होगा। ऑलरेडी जर्मनी के अंदर कार्गो, एक एयरपोर्ट पे नियर द बॉर्डर कार्गो में एक रशियन मिलिट्री एक्सप्लोजिव से लोडेड एक यूक्रेन एक ड्रोन मिला है। तो ये खतरनाक काम है। रोमानिया में भी कुछ टाइम पहले ऐसा मिला, उन्होंने डिफ्यूज कर दिया रोमानिया ने। ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लेटविया, और पोलैंड भी आ जाता है उसके अंदर। बाल्टिक सी को टच करते हुए इन कंट्रीज पर अटैक हो सकता है। तो ये अटैक फुल फ्लेज नहीं करेगा। जो आपका सवाल आर्टिकल 5 का है, आर्टिकल 5 का मतलब ये है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी बिटवीन नेटो। मतलब एक नेटो कंट्री पे अटैक होता है तो बाकी सब माना ही जाएगा कि सभी नेटो कंट्रीज पे अटैक हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि फुल फ्लेज वार हो जाएगा। अगर एस्टोनिया पे होता है, वो खुद संभाल सकता है, तो दूसरे उसमें ना भी आए। पर मैं पर्सनल नॉलेज से बता रहा हूँ आपको, एस्टोनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे मैं मिला था 10-12 साल पहले। वो कहते हैं हमें जो ही खतरा है रूस से, क्या हमारे उनका साइबर वॉरफेयर से और हैकिंग से हमारी पूरी कंट्री बैठ जाएगी। क्यों? हमारी 70-80% बैंकिंग जो है, लेटवियन एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर मुझे बताया था, पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर था, नहीं पहले डिफेंस मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर। वो कहते हैं कि वो मतलब इतना इंटरनेट से काम होता है, 80% काम हमारा बैंक, हमारा जो है वो इंटरनेट पे बैंकिंग का होता है। और ये कहता है हमारी जो वोटिंग इलेक्शन पूरी इंटरनेट पे होती है। तो साइबर वॉरफेयर में अगर रशिया ने कुछ किया तो कंट्री बैठ जाएगी। तो आज की डेट में हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या होता है, कंट्री बैठ इसी से जाती है। डैम बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, ट्रेनें बंद हो गई, सब इंटरनेट चलता है। तो ये एक टेस्ट वाला काम रशिया करेगा, देखने के लिए कि नेटो कंट्री कितनी कहां तक आगे हमारे चैलेंज को स्वीकार करती है, कितनी जुड़ी हुई है, कि खाली आर्टिकल 5 कागजी शेर है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विराट सर भी एक बार फिर से आ चुके हैं। और ऐसे में गुप्ता सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल भारत पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए नेटो देश पर हमले की बात यहाँ पर की जा रही है, एक रणनीति तैयार की जा रही है रूस की तरफ से, और जिस तरह से हम देख रहे हैं साइबर अटैक भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर एक रणनीति जो है अब वर्चस्व की और ज्यादा रंग दिखाने लगी है। तो रूस क्या कुछ प्लान कर रहा है, किस रणनीति पर चल सकता है, और उसका भारत पर क्या असर होता हुआ दिख रहा है? गीता जी, आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, भारत का जहां तक संबंध इस युद्ध से है, यहाँ पे अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो भारत को उसमें प्रॉफिट होगा। रीजन बीइंग कि जो आर्थिक सोर्स है रसिया का, वो भारत और चाइना, जो दुनिया के 3 सबसे बड़े देशों में से आते हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जो ऑयल लेने का, और ऑयल ही इस समय उसकी एक नस है रसिया की, जो कि उसको फाइनेंस कर रही है। तो वो चीज भारत को, देखिए अभी इस अगर हम खाड़ी युद्ध देखें जो चल रहा है हॉर्मुज के जो, उसमें रसिया ने एक चीज बहुत अच्छा किया है भारत के साथ, कि इतना ब्लैकमेल होने के बाद भी, चाहे अमेरिका से चाहे जैसे भी, भारत से उसने रेट कम नहीं किए हैं, मतलब ज्यादा नहीं किए हैं। उसी रेट पे भारत को ऑयल दे रहा है, और ये बता रहा है कि देखिए हमारी दोस्ती कितनी पक्की है। और इसकी वजह से भारत ने पिछले महीने, मतलब जुलाई में 2.8 मिलियन जो है बैरल ऑयल खरीदा, जो कि आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा है। तो अगर ये युद्ध चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं भारत को एक जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो रसिया से एक कंसेशनल रेट पर मिलती रहेगी। और रही बात यूरोप से, अगर यूरोप जरा सा इंगेज रहता है तो भारत को वहां से जरा सा लॉस इस बात के लिए होगा, क्योंकि ईरान जो एक हमारा एफटीए हुआ है यूरोपियन यूनियन से, वो जरा सा टेंस रहेगा। टेंस का मतलब चलता रहेगा, लेकिन जो फ्री फ्लो अगर होता है, क्योंकि वो जरा सा कहीं कहीं क्रंच में रहेंगे, तो इसका इंपैक्ट रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं यूक्रेन और रसिया का देखें, रसिया के लिए यूक्रेन एक सेंटिमेंटल मैटर है, और वहां पे वो जैनिज्म मानते हैं उसको कि बिल्कुल सपोर्टेड बाय यूरोप। तो वहां के जो 60 से 70% पॉपुलेशन यूक्रेन की है, वो रसिया को सपोर्ट करती है, और रसिया को सपोर्ट करती है, इसलिए उनके लिए एक मोरल विक्ट्री भी होगी अपने देश में, अगर पुतिन उसको ज्यादा, हालांकि ऑलरेडी 20% उसका कब्जा कर चुके हैं वो। तो सब मिला के भारत के लिए, मैं नहीं कहूंगा कि सपोर्ट करेगा इस युद्ध को, लेकिन फिर भी अगर ये चलता रहता है तो वहां पे बार्गेनिंग पावर ऑयल के लिए रसिया से उसकी ज्यादा रहेगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मेजर विराट, वोलोदिमीर जेलेंस्की को लेकर सर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ जेलेंस्की के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, किसी भी तरह से यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है, और क्या अभी भी स्थिति बनी हुई है कि यूक्रेन इस युद्ध को आगे बढ़ा सकता है? वहीं लॉजिस्टिक को लेकर एक धमकी भी दी जा रही है कि देखिए लॉजिस्टिक पर हमला किया तो अच्छा नहीं होगा। तो क्या अच्छा नहीं होगा का परिणाम भुगतने के लिए रूस को तैयार रहना चाहिए, या बैकअप में यूक्रेन के पास ऐसा कुछ है कि वो काउंटर अटैक कर पाए? जी देखिए, सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि यूक्रेन के पास
आज की डेट में नेटो का बैकअप है, साथ में अमेरिका की गारंटीज तो नहीं करेंगे, पर अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ा है। और लेकिन इसीलिए मेजर विराट, जो अमेरिका बार बार एक तरह से जेलेंस्की को धमकाता भी रहा है और हड़काता भी रहा है, हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो चाहते थे मध्यस्थता हो, यानी ट्रंप के साथ जब बातचीत होती, मध्यस्थता की बात का यहाँ पर एक तरह से प्रपोजल दिया गया, लेकिन किसी भी तरह से बात बनती हुई नजर नहीं आई। तो क्या मानेंगी, वो सिर्फ दिखावा था, पीछे अमेरिका भी यही चाहता है कि ठीक है जंग आगे बढ़ती रहे? देखिए, अभी तक अमेरिका के जब तक प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे तब तक यूक्रेन को बहुत मदद मिल रही थी, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे इनपुट्स हो, इंटेलिजेंस इनपुट्स हो, वो सब तरीके से मदद कर रहे थे। ट्रंप के आने के बाद देखिए, ट्रंप एक चालाक व्यापारी है, इन्होंने मदद तो करी है यूक्रेन की, पर साथ में आपको याद होगा मिनरल डील की बात करी कि क्रिटिकल मिनरल्स हमें दो तो हम तुम्हें मदद करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने भी कुछ ना कुछ लेने का प्रयास किया है यूक्रेन से कि हम सादी मदद नहीं करेंगे, एक तरफा मदद नहीं होगी, आपको भी हमारे लिए कुछ करना होगा। तो इस तरीके की चीज डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में हुई है। देखिए, 2014 में जब रूस ने क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का एक अभिन्न अंग था, उसको एनेक्स कर दिया था, उसको हड़प लिया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये जो आप घटनाक्रम देख रहे हैं 2022 से जो युद्ध चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जेलेंस्की ने संभाली है चीजें, और कहीं ना कहीं वो लगे हुए हैं इस प्रयास में कि नेटो उनकी सप्लाई लाइंस को, उनकी जो एम्युनिशन की सप्लाई है उसको बनाए रखे। पर अमेरिका इसमें कहीं ना कहीं डुअल गेम खेल रहा है। वो ये भी कहता है कि देखिए, हम आपकी मदद करेंगे पर हमें इसके बदले चाहिए सामान, आपके क्रिटिकल मिनरल्स, और वो लेने में भी लगा हुआ है। और अभी आप बात कर रहे थे, देखिए भारत की, मैं एक छोटी सी बस बात यहाँ कहना चाहूंगा कि भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने रहे हैं। भारत ने एक प्रिंसिपल न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया है इस पूरे युद्ध में। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भारत का जो मिलिट्री हार्डवेयर है, लेगेसी मिलिट्री हार्डवेयर है, वो रूस से ही आता रहा है। और ऐसी स्थिति में हम अपने संबंध रूस के साथ तो किसी भी हाल में नहीं बिगाड़ सकते। के साथ भी हमारे ठीक है, पर रूस के साथ हम नहीं बिगाड़ सकते। अभी आपको ऑयल की बात करी गई, हम अपना लगभग 30 से 40% ऑयल आज की डेट में हम रूस से ले रहे हैं। उसके अलावा भी हमारे चाहे वो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हो, या हमारा ब्रह्मोस बन रहा है इनके साथ, रूस के साथ। मैं जब फौज में था तो हम लोग अपने MMGs और बाकी और जितने भी हथियार थे वो भी रूस से लिए हुए थे। तो वो हमारी बिल्कुल, यानी भारत और रूस की जो दोस्ती है वो कहीं भी आगे भी कम नहीं पड़ने वाली है। अमेरिका का बर्ताव तो हमने देख ही लिया, जिस तरह से टैरिफ को लेकर भी वहां पर बिल पास हो जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन को ATACMS मिसाइलें मिलने का बड़ा दावा किया जा रहा है। तो तुर्की से 70 M39 ATACMS और M270 लॉन्चर की चर्चा हो रही है। हजारों रॉकेट और क्लस्टर शेल सप्लाई की खबरें सामने आ रही है। यूक्रेन को ये सारा वॉरफेयर मिल रहा है। ATACMS मिसाइलें मिलने का बड़ा दावा किया जा रहा है। और ऐसे में ये माना जाए यहाँ पर भूषण सर कि कहीं ना कहीं तो ये बात भी सही है कि रूस और यूक्रेन की जंग चलती रहे, जिसके चलते यूक्रेन को अब हथियारों की सप्लाई हो रही है, मिसाइलें मिल रही हैं। तो नहीं चाहता कोई भी कि यहाँ पर ये जो जंग है वो खत्म हो। गीतू जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जेलेंस्की तो पहले दिन से यही है, पैसे बना रहा है, बहुत लड़ाई चलती रहे, देश तबाह हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको इस बात का। और रूस भी चाहता है लड़ाई चलती रहे, क्योंकि अब तो शुरू हो गई है, उनका वो हावी हो चुके हैं यूक्रेन के ऊपर, पूरा खत्म करना चाहते हैं। और अमेरिका तो और यूरोप भी इन्हें भी मैं बता दूं आपको, चाहता नहीं लड़ाई रुके। क्यों? अगर लड़ाई रुकी, जो अभी आर्टिकल 5 की बात कुछ पिछले बाइट में आपने की है, अगर रूस फ्री हो गया, यूक्रेन को जीत गया या युद्ध विराम हो गया, तो उसका अटेंशन कहाँ जाएगा? टाइगर का अटेंशन दूसरी टेरिटरी पे जाएगा। ये जो अटैक बता रहे हैं आप, एंड ऑफ दिस मंथ ईयर हो या अर्ली 2027 में हो, तो वो भी होने बचाने के लिए चलता रहा यूक्रेन वाला मामला। और मतलब अमेरिका तो अभी डाउन है, कर नहीं पा रहा है सप्लाई यूक्रेन को, तो रूस तो चाहेगा ये लड़ाई चलती रहे। और अमेरिका फंसा रहे क्योंकि उनकी कमिटमेंट है यूक्रेन को सपोर्ट करने की। तो ये लबोलबाब ये 5-6 महीने चलेगा। और क्या सर, यहाँ पर जो रूस है वो लगातार हम देख रहे हैं कि जितनी जमीन है यूक्रेन की, उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी ठोकता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो क्षेत्र है यूक्रेन का वो कम होता हुआ दिख रहा है। तो छोड़ेगा ही नहीं। जो उनका जो एरिया है जहाँ रशियंस रहते हैं पूरे इलाके में, वो तो पूरा कर ही लेंगे कैप्चर, वो तो किसी हालत में छोड़ने वाले नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाह रहा था गीतू जी, ये बात बड़ी हो सकती है। ये जिस टाइप का रिस्क अगर पुतिन लेते हैं और नेटो को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो मिस कैलकुलेशन में, एक तो मिस कैलकुलेशन का जो गोला है वो कहाँ है? होर्मुज में है।
ईरान वर्सेस यूएस से भी मिसकैलकुलेशन हो जाए तो वॉर बढ़ जाएगी। इधर भी हो सकता है मिसकैलकुलेशन बढ़ गई, क्योंकि यूरोप चुप नहीं बैठेगा। यूरोप बहुत डरा हुआ है कि रूस ने जो काम किया है बड़ा गलत काम किया है, हमको भी डर है, तब इकट्ठे हो गए वो नेटो वाले अपना डिफेंस प्रोडक्शन और क्या क्या बातें, पर उस पे मिसकैलकुलेशन हो गई तो बात दुनिया के लिए बढ़ जाएगी। ये जो कहते हैं ना बार बार वर्ल्ड वॉर वाली बातें, बिल्कुल उधर से बहुत भारी बन और जाएगा। लगभग स्थिति ऐसी बनने को हो चुकी है, हम यही कह सकते हैं। चारों तरफ से हमें जंग ही जंग दिखाई दे रही है। एक बड़ी खबर, कामिकेज ड्रोन पर रूसी सैनिकों की जवाबी फायरिंग। कामिकेज ड्रोन पर रूसी सैनिकों ने फायरिंग की है, काउंटर फायरिंग है ये। राइफल से ड्रोन को निशाना बनाया गया, तो फुटेज में ड्रोन को गिराए जाने का दावा भी किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है कामिकेज ड्रोन से जुड़ी हुई, जिस पर रूसी सैनिकों की जवाबी फायरिंग हुई है। कामिकेज ड्रोन्स और उस पर रूसी सैनिकों ने जवाबी फायरिंग की, तो राइफल से ड्रोन को निशाना बनाएगा। फुटेज भी देख सकते हैं जिसमें ड्रोन को गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में गुप्ता सर, क्या कुछ अभी फिलहाल आपको लग रहा है, क्योंकि ये देखिए जंग तो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, रुकने वाली भी नहीं है, लेकिन भारत के लिए अगर हम ऑप्शंस के तौर पर देखें तो भारत किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग का भी एक असर पड़ा भारत पर। दूसरा ये कि रूस जिस तरह से भारत का मित्र रहा है बरसों से, तो ऐसे में वहां पर तो अपनी दोस्ती भी निभाई जाएगी और आने वाले समय के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। दूसरा ये कि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाने की बात कर दी है, तो भारत का रुख अब अमेरिका की तरफ उस तरह से नहीं रहेगा। अभी क्या कुछ भविष्य में भारत और हम रूस के संबंध देख रहे हैं, डिफेंस वाइज भी और बाकी जरूरत की चीजों को लेकर भी? गुप्ता सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी डीके गुप्ता सर, मेरी आवाज आ रही है? गीता जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, आपसे पूछ रही हूँ सर। जी देखिए, एक चीज है, अगर हम 100% टैरिफ की बात करें तो ये भारत के अभी 4 इतिहास रहे हैं। 1980 में, 1988 में और 1998 में जब कारगिल हुआ, और 2019 से मोदी के समय में 4 बार टैरिफ लगाया गया। इवन 50% टैरिफ लगाया गया अभी, और भारत का विकास दर 8.2 गया। और 2003 से लेकर 2008 तक भारत का विकास दर 10% गया, जब ऑयल का रेट चला गया था $144 बिलियन। तो और 88 में और चाहे 98 का अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। भारत के केवल टैरिफ पे ही नहीं, भारत के हर चीज पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एवरीथिंग पे, व्यापार पे, सब पे पूरी दुनिया के देशों से अमेरिका के दबाव में लगा दिया गया था। फिर भी भारत ने अपनी इकोनॉमिक रेजिस्टेंस कायम रखी। तो भारत के लिए जो 100% का जो है, मुझे नहीं लगता कि इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि एफटीए के लिए एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करेंगे जिससे भारत झुकेगा नहीं। और एफटीए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा चाइना के बाद लेबर इंसेंटिव मार्केट है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे यूएई हो, चाहे इंग्लैंड है, सब ने एफटीए किया है। तो उससे तो मैं व्यक्तिगत तौर पे डर नहीं रहा हूं कि भारत पे कोई उसका इम्पैक्ट, वैसे भी 64% वस्तुओं पे उसका इम्पैक्ट नहीं है जो मैं पढ़ पाया हूं उसको। दूसरी बात है कि अगर हम यहाँ पे अगर इस युद्ध के अंदर आ जाए, देखिए अभी आप बात कर रहे थे तुर्की का ATS जो आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम दे रहा है, कुछ भी यूक्रेन को सप्लाई होगा थ्रू अमेरिका होगा, चाहे तुर्की हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी हो, वो थ्रू ही होगा। और इसमें जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि वहां पे एक इकोनॉमिकल वारफेयर खुला हुआ, अमेरिका इसकी पाई लेगा। मैं बता दूं कि जब 2022-23 में युद्ध शुरुआत हुआ इसका, तो वहां की अमेरिकन कंपनियों को 7 गुना विंडफॉल प्रॉफिट हुआ, लगभग 7 गुना विंडफॉल प्रॉफिट हुआ ऑयल कंपनीज को। तो उस समय और अभी भी कल भी ट्रंप ने बोला है कि ऑयल कंपनियां जो प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन गुप्ता जी, बीच बीच में ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि मध्यस्थता कर लेते हैं और रूस यूक्रेन के बीच शांति की वार्ता हो जाए, तो ये सब दिखावा और नाटक है, ये मानेंगे? गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे, आवाज क्लियर नहीं आ रही? जी जी गुप्ता जी, मैं ये कह रही हूँ कि बीच बीच में जब अमेरिका की तरफ से पेशकश की जाती है, ट्रंप की तरफ से, कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए, समझाया भी जाता है, तो क्या ये सिर्फ दिखावा है? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ऊपर तरीके से हम ये दिखाएं कि हम शांति चाहते हैं, जबकि लगातार हथियार सप्लाई हो रहे हैं यूक्रेन को? सॉरी, गेटिंग डिस्टर्टेड। ठीक है, लगता है ऑडियो में दिक्कत है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गेलेंजिक के पास यूक्रेन का हमला हुआ है। गेलेंजिक के पास यूक्रेन का हमला, रूसी स्टारलिंक जैमिंग सिस्टम पर हमला हुआ है। वोल्ना कुपोल गारंट सिस्टम को नष्ट किया है। तो देखिए, रूसी स्टारलिंक जैमिंग सिस्टम पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वोल्ना कुपोल गारंट सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। यह हमला गेलेंजिक के पास यूक्रेन का हमला है ये, और रूसी स्टारलिंक जैमिंग सिस्टम पर यह अटैक माना जा रहा है। भूषण सर, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी इस खबर पर।
सॉरी फिर से बोलेंगे जी प्लीज जी, गीतू जी। ये जो अटैक हुआ है, देखिए यूक्रेन ने हमला किया है, रूसी स्टारलिंक जैमिंग सिस्टम पर हमला, तो क्या माना जाए अगर ये हमला हो रहा है, इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में? इसका तो यही प्रभाव है, ये वन मोर प्रूफ है कि यूक्रेन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्म्स की कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी है। मैं आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि हमारे इंडिया ने जो भी वॉरशिप्स ली हैं कई सारी यूक्रेन से, उस टाइम यूक्रेन तो रशिया में था, तो बहुत सारी यूक्रेन से आया करती थी, वहां बनती थी। बहुत डिफेंस इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मजबूत है, न्यूक्लियर का भी बहुत मजबूत है, और उनका रेडार और डिफेंस सिस्टम के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, रेडार्स, सोनार्स, ये होना बहुत जरूरी है। ये यूक्रेन की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, तो ये रूस के लिए केक वॉक नहीं हो सकता है। मैं आपको छोटी सी बात एक और बताना चाहता हूँ जो आपने पूछा नहीं है। अगर आप ज्योग्राफी देखें रशिया की, तो रशिया जब है इतना साइबेरिया से नीचे आता है टुवर्ड्स पोलैंड, तो 3 कंट्रीज आती हैं, पड़ती हैं, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया। और ये मतलब ऐसे छोटा सा केक समझिए, एक फिंगर समझिए, जैसे फिश फिंगर होता है या फिंगर चिप्स होती है, वो ऐसे आ रही है। और कहाँ टच कर रही है? नीचे, नीचे टच कर रही है इधर पोलैंड को। ये तीनों बाल्टिक स्टेट्स हैं। कौन सी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस्टोनिया, लिथुनिया, लेटविया, लिथुआनिया। और आप समझे, ये फिंगर जो आ रही है इसके लेफ्ट में कालिनग्राड एक्सक्लेव है। एक्सक्लेव मींस रशियन टेरिटरी है, मतलब जैसे बांग्लादेश वगैरह का है, कोई बांग्लादेश का पार्ट इंडिया की बाउंड्री के अंदर है। ये इंडिपेंडेंट फेडरेशन है कालिनग्राड। और ये क्या है, ये अगर कट जाता है तो तीनों स्टेट्स बाल्टिक वाली जो बात कर रहे हैं हम, लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये खतरे में पड़ सकती हैं। और उसी 40 किलोमीटर, 40 मील की वो जो स्ट्रिप है, ये हमारी चिकन नेक वाली बात हो रही है, उसको अगर बेलारूस टच होता है बिल्कुल, लेकिन देखिए यूक्रेन की तरफ से काउंटर अटैक भी हो रहे हैं, बट जिस तरह से यूक्रेन के बयान सामने आ रहे हैं, जेलेंस्की ने इस बात को कहा लॉजिस्टिक पर हमला हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मेजर विराट, आखिर जेलेंस्की को ये बातें क्यों कहनी पड़ रही है? यानी कि कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में थोड़ी कमजोरी तो है, और डरे भी हैं कि लॉजिस्टिक पर अगर अटैक हो जाता है तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाएगी। जी बिल्कुल गीतू जी, देखिए किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए लॉजिस्टिक्स बहुत ही जरूरी होते हैं, चाहे वो एमिनेशन हो, चाहे आपका रसद हो, खाना पानी हो, और चाहे आपको मिलने वाली पीछे से मदद हो। आपके मान लीजिए हथियार यूज हो रहे हैं तो उसका वॉर वेस्टेज रेशियो है, कितना आपका एमिनेशन खत्म हो गया, उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको चाहिए होते हैं कि आपको पूरी वो सप्लाई लाइन मेंटेन रहे। अगर उस पर ही हमला हो जाता है, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के संयंत्र है उन पे हमला हो जाता है, तो आपकी पूरी जो सप्लाई चेन है वो हिट हो जाती है और लड़ना कठिन हो जाता है। तो इसीलिए बार बार ये जेलेंस्की ये बात कह रहे हैं कि देखिए आप हमारे इस पे हमला नहीं करिए, वरना आपके ऊपर गंभीर, रूस के ऊपर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पर देखिए नेटो लगातार मदद कर रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जैसा कि अभी बाकी पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि पूरा यूरोप डरा हुआ है, रूस ने अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाया है, लगभग 20% जमीन, चाहे वो डॉनबास में हो, चाहे वो क्रीमिया हो, इन सब जगहों पे इन्होंने अपना कब्जा स्थिर कर लिया है रूस ने, और लगातार वो बढ़ भी रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो है ही है यूक्रेन के लिए, और बिना सपोर्ट के, बिना नेटो के और बिना परोक्ष सपोर्ट यूएस के नहीं लड़ सकता है, नहीं टिक सकता है यूक्रेन। ये बात यूक्रेन को भी पता है, इसीलिए बार बार वो जाते हैं वहां के प्रेसिडेंट यूक्रेन के मिलने, अमेरिकी राष्ट्रपति से, नेटो से तो लगातार ही संपर्क में है। और देखिए नेटो एक ऐसा अलायंस है जो अगर इनको मजबूती दे रहा है वो लॉन्ग टर्म मजबूती दी हुई है, पिछले 4 साल से इनके साथ खड़ा है, वरना यूक्रेन नहीं टिक पाता रूस के सामने। ठीक है, यानी कि लेकिन जो हम अभी मौजूदा हालात देख रहे हैं, गुप्ता सर ये सवाल आपसे होगा। मेरी आवाज आ रही है गुप्ता जी आपको? गुप्ता सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल तो रही, लेकिन बहुत डिस्टॉर्ट समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ऐसे में देखिए जिस तरह से पूरे हालात बने हुए हैं, मेजर विराट आपसे ये सवाल लेती हूँ, अभी हमें देखना होगा कि आखिर रूस और यूक्रेन के लिए जो हालात बने हुए हैं वो भविष्य में क्या संकेत दे रहे हैं। कहीं से भी मध्यस्थता होने की कोशिश लग नहीं रही है, तो क्या ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी, ये माना जाए, और कितना लंबा समय इसमें लग सकता है? गीतू जी देखिए, अब ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर हुआ था कि कोई भी जो पक्ष है वो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वही स्थिति यहाँ पे भी है। और आगे आने वाले कुछ दिनों, कुछ समय, कुछ महीनों में मुझे मुश्किल लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा।
क्योंकि ये वॉर ऑफ एट्रिशन बन चुकी है। हाँ, बिल्कुल। और मेजर विराट यहाँ पर ये भी देखिए कि मुझे लग रहा है कि बहुत से ऐसे देश हैं जो चाहते ही नहीं है कि इस तरह की जंग रुके, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ भी यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। समय इतना ही था, धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।